Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है और ये पार्ट 4 होगी, ठीक है। इसमें हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके थे एनिमल बीइंग के बारे में पढ़ चुके थे। एनिमल जो होते हैं उसमें एनिमल बीइंग के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़े। ह्यूमन बॉडी के अंदर में डाइजेशन कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन सा पार्ट एसोसिएटेड होते हैं, किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये सब देख चुके थे। आज हम उस जो एक एनिमल होता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल का पहले बिहेवियर देखते हैं, वो करता क्या है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल करता क्या है, पहले आप देखोगे गाय भैंस बकरी ये खाते हुए, तो वो क्या करता है, पहले घास को कट किया, कट करते हुए वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली वे में घंटे 2 घंटे 4 घंटे वो कंटिन्यूअसली वे में खाते रहता है और सारे खाने भोजन को एक जगह स्टोर करता है। स्पेशल टाइप का सी शेप टाइप का उनका स्टोरेज होती है सॉरी। तो वहां पे वो स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद ठीक है, वो क्या होता है, वहां पे एक बैक्टीरिया होता है जो उसको डिकम्पोज करता है, क्योंकि पता है आपको ग्रास जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो बैक्टीरिया उनको हेल्प करता है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को डिकम्पोज करता है कार्बोहाइड्रेट में, और वो फिर घास जो मुलायम भी हो जाती है। उसके बाद जब गाय भैंस बकरी जब बैठती है तो कंटिन्यूअसली क्या करती है, च्यूइंग करते रहती है, चबाते रहती है। च्यूइंग करने के बाद कंटिन्यूअसली च्यूइंग करते रहते जब तक वो फिर दोबारा खाना नहीं खाती है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपने भोजन को जब पचाता है उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अच्छा, जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो नॉर्मली बड़ी होती है और बिग इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो उसमें क्या होता है, बिग इंटेस्टाइन इसलिए होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी इसलिए होती है कि डाइजेस्टिंग का प्रोसेस प्रॉपर हो पाए, क्योंकि आपको पता है कि ग्रास में सेलुलोज होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए जो ग्रास ईटिंग एनिमल है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। इस तरह से उनके लिए स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो स्टोर जहां करता है उसको बोलते हैं रूमेन, ठीक है। सी शेप टाइप का होता है, सी शेप टाइप का होता है, जिसको रूमेन बोलते हैं। और ये काम करने वाले एनिमल जो होते हैं वो रूमिनेंट कहलाते हैं। इस तरह का काम करने वाले एनिमल को रूमिनेंट कहते हैं। सेकेंड वन, अब हम लोग इसके बारे में हो गया नॉलेज। अब हम अमीबा के बारे में देखेंगे। अमीबा 1 सेलुलर होती है। अभी मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन। मैं थोड़े इसके बारे में स्टोरी टाइप की समझा देता हूँ, ताकि जब हम बोलने जाएंगे आपको समझ आ जाए। अमीबा, अमीबा क्या होता है, लास्ट टॉपिक है हमारे सेल का चैप्टर का। तो अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। अच्छा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर 2 चीज होती है, आपको पता होगा। एनिमल को हम कैटेगराइज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर और बहुत एक से ज्यादा सेल से बना हुआ मल्टीसेलुलर। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है ये देख लीजिए। तो यूनिसेलुलर एक ही सेल सारा काम करेगा, ईटिंग का काम वही करेगा, ठीक है, डाइजेशन का काम वही करेगा, मूवमेंट का भी काम वही करेगा, रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट करने का काम 1 से 2 2 से 4 रिप्रोडक्शन का काम भी वही करेगा। इंजेक्शन माने जस्ट पार्टिकल को जो यूटिलाइज हो गया, जो रिमेनिंग जो अनयूजफुल ऑब्जेक्ट होता है उसको बाहर निकालने के पश्चात इंजेक्शन कहलाता है। और ये सारा काम एक ही सेल करता है। मल्टीसेलुलर में ये सारा काम करने के लिए अलग अलग सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके लिए उनका डाइजेशन सिस्टम के लिए अलग से ऑर्गन होता है, खाने के लिए अलग ऑर्गन होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में ये सब चीज नहीं होता है। तो आपके जो बुक्स हैं उसमें केवल अमीबा के बारे में मेंशन है, इसको हम देख लेते हैं क्या है। तो 1 बाय 1, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। टॉपिक क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होती है। तो बोलता है, these animals are chewing continuously even when they are not eating। वो कंटिन्यूअसली च्यूइंग करते रहता है जब वो
खाता नहीं है तो भी वो च्यूइंग करते थे। देखोगे आप रात में एनिमल्स जनरली खाते नहीं है, बैठे रहेंगे तो च्यूइंग करते रहते हैं, या दिन में भी आप देख सकते हो, ये चीज नॉर्मल बिहेवियर है एनिमल्स की। These animals are chewing continuously हो गया। They swallow the grass very fast and store it in the chamber called the rumen। जो मैंने बोला सी शेप का होता है चैम्बर, जहाँ पे वो जो खाना घास या भूसा जो भी खाते हैं उसको स्टोर करते हैं, वो जहाँ स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं rumen। ठीक है, in the rumen के अंदर में the bacteria partially digest the food and now it is called as curd। अब वो क्या करते हैं, जहां पे रुमेन में रखते हैं वहां पे एक बैक्टीरिया होती है जो उसको कंटिन्यूअसली डाइजेस्ट करती है, जो डाइजेस्ट करने के बाद उसको बोलता है कर्ड। जो बचा हुआ जो डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड बच गया जिसको च्यूइंग करेगा उसको बोलते हैं कर्ड। बोलता है लेटर द कर्ड रिवर्टेड में दोबारा से मुंह में लाना। कहां से? रुमेन से दोबारा मुंह में लाना, दैट इज reverted to the mouth and animal chewing it again slowly। अब उसको दोबारा जब बैठेगा आराम से तो उसको chewing करते रहेगा। This phenomena is referred as a ruminations। अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ruminations। एंड ये एनिमल जो ये rumination करेगा उसको क्या बोलता है? ruminant। इस तरह का एनिमल जो ये रुमेन में डालेगा, फिर उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगी, फिर वो डाइजेस्टिंग पार्ट जो होगा वो कर्ड कहलाएगा। कर्ड को दोबारा से रिवर्टेड मतलब दोबारा से माउथ में लाएगा और इस प्रोसेस को करने वाला एनिमल रुमिनेंट होते हैं। खरगोश सब कुछ ये इसी में आपके रुमिनेंट एनिमल कहलाते हैं वो सब। दे आल्सो हैव वेरी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। बताया घास है, घास को डाइजेस्ट करने में आपको काफी डिफिकल्टी होती है, तो इसके लिए बैक्टीरिया हेल्प किया। उसके बाद इनमें एक और एप्रोप्रिएट कंडीशन होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होती हैं, तो यही आल्सो हैव द वेरी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना होता है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने में सेल्यूलोज को हेल्प करता है लॉन्ग इंटेस्टाइन। अमीबा के बारे में बोला था, अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब वन सेलुलर ऑर्गेन को हम लोग नॉर्मली वॉच नहीं कर सकते हैं, उसको केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं कभी-कभी उसको, ठीक है। ये नॉर्मल आई से निकेट आई, यदि हम नॉर्मल आई से देखेंगे तो हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। मेनली वो पाए कहा जाते हैं पॉन्ड वाटर, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो तालाब होते हैं जहाँ पानी जमी होती है उस सब लोकेशन दलदली पानी वाला जल जो एक्विटिक प्लेसेस होंगे वहाँ पे पानी एक्विटिक वाला पानी वाला जगह वहाँ पे ये अमीबा पाए जाते हैं। सेकेंड वन, ये जो है रेगुलरली अपना चेंज करता है इट्स शेप एंड पोजीशंस, अपने आकार को कंप्लीटली चेंज करता है। अमीबा को बनाना सबसे आसान है, इसी तरह से फिगर बना लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस तरह का कट नहीं होनी चाहिए। ये जो कट है इस तरह का कट नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कट नहीं होता है अमीबा में। और अमीबा का पिक्चर बनाना वर्ल्ड में सबसे आसान पिक्चर वही होता है। किसी तरह से फ्री हैंड उठाओ और इस तरह भी डाल दो तो आपको इस तरह से डाल दो तो ये आपको अमीबा बन गया। अमीबा को जैसे ही बोलो इस तरह से बना लो आप, इस तरह ये बार बार इस तरह से हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। बस अमीबा में एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि इस तरह से कट नहीं होना चाहिए, ये जो है इस तरह की कट अलाउ नहीं करता है। तो इस तरह से अमीबा हो गया। अब अमीबा में देखो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रे है, प्रे में भोजन, उसका भोजन है, तो ये क्या करेगा अपना जो ये इस पोर्शन को कन्वर्ट करेगा इस तरह से, इसको अपने इन मॉथ से करेगा। मॉथ कहीं भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मॉथ इसको अंदर में लेगा और डाइजेस्टिव जो इनके जूस होते हैं उससे इसके अंदर में जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर में इंजेक्ट करेगा, मतलब वेस्ट चीज को बाहर निकालने का प्रोसेस इंजेक्ट कहलाता है, ये इसको कर देगा। इस तरह से हम लोग अमीबा के बारे में अभी एक दो टॉपिक और है उसको देखेंगे। अभी हो गया ये, इसके बारे में एक दो टॉपिक टर्म और है
अमीबा के बारे में वो देखना है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में डाइजेशन की प्रोसेस क्या क्या है, किस तरह से वो मैंने बताया था। यूनिसेलुलर जो होते हैं डाइजेशन का काम, ठीक है, सेल डिवीजन या सेल को आगे बढ़ाने का काम सारा एक ही सेल रिस्पांसिबल होता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए सारे फंक्शन। एक लिविंग बीइंग का जितना फंक्शन होता है, ब्रीदिंग करना, सब कुछ के लिए एक ही सेल रिस्पांसिबल होता है। इसलिए इनकी वर्क थोड़ी सी डिसिमिलर होती है, अलग होती है अदर हम लोगों की अपेक्षा। तो क्या होता है मल्टीसेलुलर की अपेक्षा, तो अमीबा कैप्चर द फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ द सीडोपोडिया। अभी मैंने बताया था एक वर्ड आपको इस तरह से कि अमीबा जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनका प्लेन और अमीबा है यहाँ पे इस तरह से अमीबा है हमारा, इस तरह से अमीबा है। अब ये प्रे यहाँ पे मिला तो सेकेंड स्टेप में ये क्या करेगा, इस प्रे को किसी भी तरह का फॉर्म में डाल के इसको अपने अंदर में आपको इमॉर्फ ले लेगा। मॉर्फ इनकी कहीं भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेंगे, यहां से इस तरह से अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आके ये क्या करेंगे, अपनी भोजन को अपने अंदर में ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी जो आपको बताया हेल्प ऑफ द, ये जो आपको फॉल्स फूड होता है, ये फॉल्स फूड होता है या मॉथ का भी काम करता है, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया के थ्रू वो अपनी हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है जो सीडोपोडिया के थ्रू अपने भोजन को ग्रैब करने का प्रयास करता है। A food vessels is thus created with the food material inside. वो तो फूड वोकल्स। अब देखो ये जैसे ही ये क्या कहलाएगा, फूड वोकल्स, यहाँ पे इसको कैप्चर किया, इसी वर्ड को है द फूड वोकल्स इज दस क्रिएटेड विद द फूड मटेरियल्स इनसाइड। जैसे ही ये इनके अंदर में आया फूड मटेरियल्स, ये फूड वोकल्स प्रोसेस में आ जाती हैं। अब डाइजेशन जिसे होता है ना, हम लोग को डाइजेशन करता है, तो उस तरह से इनकी भी होती है। तो बोलता है डाइजेस्टिव जूस आर प्रोड्यूस इन द फूड वोकल्स। ये फूड वोकल्स हो गए और यहाँ पे इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए इनसाइड अमीबा ये क्या करेंगे, कुछ डाइजेस्टिव जूस निकाले। जैसे हम लोग भी देखे थे डाइजेस्टिव जूस निकलता था हम लोग में, भोजन को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस तरह से डाइजेस्टिव जूस फूड वोकल जहां पे फूड को पकड़ेगा वहीं पे फूड वोकल डेवलप होगा और वही उसी जगह पे वो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। जैसे हमने बोला था ना, फूड पाइप लेते हैं, बकल कैविटी होता है हम लोगों में, फिर वहां से स्टोमक में गया, स्टोमक से डाइजेस्ट करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। तो इस तरह से एक प्रोसेस बना हुआ था, लेकिन इनमें ऐसी डेवलप ऑर्गन नहीं है, इसलिए जहां उसने भोजन को पकड़ा, ठीक है, उसी जगह फूड वोकल बना और उसी जगह वो डाइजेस्टिव जूस जो है फूड पे एक्शन में एक्ट में आ जाता है, ताकि उसके अंदर में जितनी भी यूजफुल मटेरियल्स हैं उनको ट्रेस करने के लिए, उनको निकालने के लिए। इसी तरह से ये लिखा है डाइजेस्टिव जूस आर प्रोड्यूस्ड इन द फूड वोकल्स व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में थोड़ी मूवमेंट होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड डिसइंटीग्रेटेड, या आप ब्रेक डाउन भी बोल सकते हो, डिसइंटीग्रेटेड इज डाउन इनटू, इसको आप ब्रेक डाउन बोलोगे, इनटू द सिंपलर सब्सटेंस एंड द डाइजेस्टेड फूड इन द एब्जॉर्ब। और उसके बाद डाइजेस्टिव फूड जो होगा उसको डाइजेस्ट कर लेगा अपने अंदर में। किस तरह से, तो ये आपको ब्रेक डाउन, फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू, इसको आप ब्रेक डाउन बोल सकते हैं, इसको आप ब्रेक डाउन बोलिएगा, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो बोलता है द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब, और जिसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वो जो भी उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट, फैट मटेरियल्स जो भी है रिक्वायर्ड उसकी मिनरल, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। फाइनली द फूड वोकल्स ओपन टू द आउटसाइड। अब देखो फूड वोकल जो है ये जैसे ही उसमें डाइजेस्टिंग जूस जितना था वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो तो वेस्ट हो गया उनके लिए, तो वो क्या करेंगे, जो फूड वोकल है उस जगह कहीं पे
बाहर में इस तरह से खुल के इसको बाहर में फेंक देंगे, इस चीज को बाहर में आउटसाइड निकाल देते हैं। तो इसी को फाइनली द फूड वोकल्स ओपन टू द आउटसाइड, बाहर निकाल देते हैं, एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज इनटू द सराउंडिंग वाटर, वाटर सराउंडिंग में वो उसको भोजन को बाहर निकाल देता है। इस तरह से अमीबा के अंदर डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। आप इसको देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको मेंशन करके कमेंट में डाल दीजिएगा और फिर हम उसको बाद में देखेंगे। इस तरह से सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नोट तो हो ही गया, बची क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप खुद करने का प्रयास नहीं है, जितना बताया गया है एक बार बुक पढ़ेंगे ना, बहुत सिंपल है, इनकी क्वेश्चन आपको इजी वे में मिल जाएगी। अदरवाइज अब बात करेंगे और मैं ऐसा क्वेश्चन से भी लिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए खुद से बनाने का, क्योंकि समय लिमिटेड होते हैं और उसके में बहुत सारी चैप्टर पड़ी हुई है। तो वन बाय वन करके हम कल से आने वाले वीडियो में हम थर्ड चैप्टर का बारे में आपको इस तरह से बताना शुरू करेंगे। और अभी तक आशा करते हैं जो भी बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।